अरे मेरा बच्चा, तुम तो बहुत छोटी हो और जबरदस्ती तुम्हें मेरी बीवी बनाया गया है, लेकिन मैं भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। सनावर शाह ने वनी में आई 16 साला ईशल के जबड़े को दबोच कर नफरत से बेड से नीचे फेंका। पर प्लीज मुझे नहीं मारना, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, ईशल सिसकते हुए बोली। मगर वो बेरहम पूरी रात इससे अपना हक वसूल करता रहा, साथ इसे अजियत देता रहा। सुबह वो नींद बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी। सनावर ने इसके ऊपर से कंबल हटाया तो बेड पर हर जगह बिखरा हुआ इसका तपती धूप में चटाइयों पर बैठे गरीब लोग सामने बैठे जरगे की मुहावसों की तरफ देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर इज़्तिराब था। सबसे ज्यादा परेशान कुल्लू और इसका बेटा थे। इन्हें अब शाह साहब के फैसले का इंतजार था। जमीन पर बैठे सभी लोगों की नजरें मूसा शाह पर ही थी, जो अभी सोच विचार कर रहे थे कि मामले को कौन सा रुख दिया जाए। हर तरफ पहले से भी ज्यादा खामोशी छा गई, क्योंकि अब मूसा शाह बोलने लगे थे। कुल्लू, तुम्हारे बेटे ने हमारे मुलाजिम को मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मूसा शाह ने ये कहा तो कुल्लू का बेटा थर थर कांपने लगा। 18 साल का जवान लड़का ऐसे कांप रहा था कि जैसे इसे बेइंतहा सर्दी लग गई हो। वैसे तो नवंबर का महीना था, लेकिन सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और किसी को भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि इतनी ज्यादा धूप में किसी किसी को तो पसीने भी आ रहे थे। लेकिन कुल्लू का बेटा तो इसे सर्दी महसूस कर रहा था कि जैसे इसका खून जम जाएगा। इससे कत्ल तो हो गया था, बेशक जाने अनजाने में ही, लेकिन ये गांव का असूल था कि कत्ल का बदला कत्ल ही लिया जाता था, या फिर एक दूसरी सूरत थी जिसे लोग बड़ी मुश्किल से कबूल करते थे। लेकिन कुल्लू इस दूसरी सूरत के बारे में सोच कर बैठा था। जावेर इसका इकलौता बेटा था, वो अपने बेटे को यूं गंवाना नहीं चाहता था। मूसा शाह अब भी बोल रहा था। सभी लोग सुन रहे थे। कुल्लू और इसके बेटे की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जरगे से 15-20 मिनट की मुसाफत पर एक कच्चे मकान में दो औरतें बैठी दुआएं मांग रही थी कि फैसला इनके हक में हो जाए। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक खुशफहमी थी। सनावर शाह भी वहीं पर बैठा अपने बाप के फैसले का इंतजार कर रहा था। वो मुलाजिम इसका खास मुलाजिम था, जो अब जिंदगी की बाजी हार बैठा था। वो भी कुल्लू के बेटे के हाथों से। सनावर शाह का दिल चाह रहा था कि कुल्लू के बेटे की गर्दन उड़ा दे, लेकिन इसे अपने बाप के फैसले का इंतजार था। मूसा शाह सारे मामलात बयान कर रहे थे कि किस तरह कुल्लू के बेटे ने इनके मुलाजिम को मारा है, और वो भी रात के अंधेरे में। दरअसल रात के अंधेरे में हवेली का मुलाजिम डेरे पर कुत्तों को रोटी डालने के लिए जा रहा था। किस्सा कुल्लू का बेटा भी अपने कच्चे मकान से बाहर निकल आया। इसके हाथ में एक छड़ी भी थी। वो जब भी रात को घर से बाहर निकलता था तो यही इसकी सिक्योरिटी होती थी। वो अपने हाथ में छुरी जरूर रखता था, क्योंकि गरीब का बेटा था, कोई असलहा तो इसके पास था नहीं। और वैसे भी आजकल गांव के हालात ज्यादा ठीक नहीं थे। अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर एक आदमी इससे टकराया तो वो बिना सोचे समझे इस पर छुरी चला बैठा, और इस वक्त ही मुलाजिम की गर्दन से खून का फवारा फूट गया और वो मासूम 17 साल का अब्दुल्ला बर्फ की तरह जम गया। इसी वक्त लोग भी वहीं पर जमा हो गए। गांव वालों के घर करीब करीब ही थे। हर कोई जानता था कि कुल्लू का बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी भी जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं करेगा। लेकिन कत्ल हो चुका था और इसका बदला चुकाना था। मूसा शाह के कहने पर अब कुल्लू हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। हतमी फैसला सुनाने का वक्त आ गया था। कुल्लू, तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है हमारे मुलाजिम का। वो हमारे मुलाजिम नहीं बल्कि हमारे बेटे की तरह था। इसने अपनी आंख भी हमारी हवेली में खोली थी। इसकी माँ हवेली पर तड़प रही है। इसने मुझसे कहा था कि मैंने इसके बेटे के कातिल को नहीं छोड़ना, और तुम ये भी जानती हो कि कत्ल का बदला कत्ल है। इससे जावियार को आगे करो। आज से इसे अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मूसा शाह ने कत्ल के अलावा दूसरी सूरत का जिक्र ही नहीं किया था, और ये सब सुनकर कुल्लू का जिस्म सर्दी की वजह से अकड़ गया। वो तो दूसरी सूरत मानने को बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन इसे तो दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया था। इसलिए वो भी बेटे की तरह बेइंतहा खौफ महसूस करने लगा था। फैसला सुनाने के बाद मूसा शाह ने जावियार को उठाया तो वो खड़ा हो गया। वो इससे पूछना चाह रहे थे कि क्या वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसकी जुबान गंग हो गई थी। इससे एक लफ्ज भी अदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मौके पर ही सभी लोग जमा हो गए थे और इसे कत्ल करता हुआ देख लिया था। सभी जानते थे कि मूसा शाह इंसाफ करते हैं। वैसे कहने को तो वो इसका मुलाजिम था, लेकिन वो ऐसे इंसाफ कर रहे थे कि जैसे हवेली का ही कोई फर्द हो,
और सभी लोग ये जानते थे कि इंसाफ होगा। नाइंसाफी वाली तो गांव में कोई बात ही नहीं थी। यह अलग बात थी कि औरतों पर जुल्म हो जाता था, वो भी मर्दों की लड़ाई में। और अब इस जुल्म के बारे में कुल्लू सोच रहा था जिसका इसे ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। सरकार। कुल्लू के मुंह से बस इतना ही निकला कि सभी लोग कुल्लू की तरफ देखने लगे। बोलो कुल्लू, क्या बात है? क्या तुम्हें इस फैसले पर कोई एतराज है? वैसे तुम्हें एतराज होना तो नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है और तुम जानते हो कत्ल का बदला कत्ल ही होता है। मूसा शाह ने एक मर्तबा फिर से कत्ल के अल्फाज दोहराए तो जावियार की आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। सरकार, मैं दूसरी सूरत जानता हूँ। जैसे कुल्लू ने कहा तो हर तरफ सन्नाटा फैल गया। लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। सब हैरान खड़े थे कि वो कैसे दूसरी सूरत अपने मुंह से कह रहा है। लोग तो मानते नहीं थे, बल्कि अपने बेटों को कत्ल करवा देते थे, लेकिन दूसरी सूरत नहीं मानते थे, क्योंकि दूसरी सूरत में बेटों को वनी करके बेच दिया जाता था। और अब कुल्लू अपने मुंह से दूसरी सूरत मांगना चाह रहा था। कुल्लू, मैं समझ गया हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अब्दुल्ला की माँ तुम्हारी बेटी का क्या करेगी? इसका तो कोई दूसरा बेटा ही नहीं है जिसके लिए वो तुम्हारी बेटी को वनी करके जाए। इससे जावियार को खत्म करना होगा। मूसा शाह ने आखिरी फैसला सुनाया तो कुल्लू ने इनके सामने हाथ जोड़ लिए, बल्कि आगे बढ़कर इनके पैर भी पकड़ लिए। सरकार, मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ। खुदारा मुझ पर रहम करे। मेरा इकलौता बेटा है, अगर ये चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। कुल्लू ने मूसा शाह के पैर पकड़े हुए थे। मूसा शाह को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। अब्दुल्ला इनके बेटे की तरह था। कुल्लू, तुम्हें अपना बेटा तो इकलौता लगता है, इस सकीना माई का बेटा इकलौता नहीं लगता तुम्हें? इसकी तो दूसरी कोई औलाद ही नहीं। चलो, तुम्हारी बेटियां तो हैं। मूसा शाह वैसे तो रहम दिल आदमी थे, लेकिन फैसले के वक्त में न जाने इनका रहम कहाँ चला जाता था। वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनते थे। सरकार, सब कुछ आपके हाथ में है। आप सकीना माई से मशवरा कर लें, शायद वो मान जाए। जैसे कुल्लू ने कहा तो हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गईं कि कुल्लू को एक मौका दिया जाए। गांव के सभी लोगों को हवेली वालों से ज्यादा हमदर्दी कुल्लू और इसके बेटे से थी। मूसा शाह कुल्लू की बात सुनकर खामोश हो गए थे। वो अपने इर्द गिर्द बैठे दोनों छोटे भाइयों से मशवरा करने लगे थे। इन्होंने बेटे से मशवरा मांगा भी नहीं था, वो भी बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर जरगा यहीं पर मंसूख कर दिया गया और 2 दिन बाद का वक्त रखा गया। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग वहीं से चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ डेरे के मालिक रह गए थे। जरगा डेरे पर लगाया जा रहा था। बाबा साईं, मैं तो कहता हूँ कुल्लू के बेटे को उठवा ले, मैं अब्दुल्ला का बदला लेकर रहूंगा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा जिगरी दोस्त था। हमने बचपन साथ गुजारा है, जवानी में भी इसने मेरा साथ दिया। मैं अपने दोस्त के कातिल को ऐसे नहीं जाने दूंगा। सनावर शाह गुस्से से पागल हो रहा था। अब्दुल्ला सिर्फ हवेली का मुलाजिम नहीं, इसके बचपन का जिगरी दोस्त था, और अब वो चला गया था। वो साये की तरह एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे, मगर अब इसका साया इससे जुदा हो गया था। बस कर दो सनावर, ये हमारा मसला नहीं है। सकीना माई इसका फैसला करेगी। जैसे सनावर ने सुना तो फौरन ही डेरे से बाहर निकल आया और अपनी लैंड क्रूजर में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। अभी वो जा ही रहा था कि अचानक से इसकी निगाह सामने से आती हुई एक लड़की पर पड़ी, जो रास्ते के बीचों बीच अपने सर पर घास का गट्ठा उठा रही थी। वो बार बार हॉर्न बजा रहा था, मगर इससे कोई होश नहीं था। वो मासूम पतली सी लड़की गोरी रंगत को धूप में चमकाती हुई आ रही थी कि गाड़ी में बिल्कुल इसके करीब पहुंच गई, मगर फिर भी इसे कोई होश नहीं था। न जाने वो कहाँ गुम थी। सनावर शाह तो वैसे गुस्से से पागल हो रहा था। ये हरकत देखकर तो मजीद गुस्से में आ गया और गाड़ी रोक दी। सनावर गाड़ी से नीचे उतरकर नीचे आ गया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बीच रास्ते में चलती हुई आ रही हो, अगर तुम्हें गाड़ी से कुचल देता तो फिर मुझ पर कत्ल का इल्जाम लग जाता। क्या तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली है खुदकुशी करने के लिए? वो एकदम से भड़क उठा था। वो मासूम सुरमई आंखों के साथ इस खूबरू शहजादे को देख रही थी, जो पिछले हफ्ते ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था। इसे कौन नहीं जानता था? सनावर शाह को तो पूरा जहां जानता था। वो हवेली का इकलौता वलीअहद था, मूसा शाह का इकलौता बेटा और हवेली का वारिस। मूसा शाह के बाकी दोनों भाइयों की औलादें नहीं हुई थी, इसलिए वलीअहद का रुतबा सनावर शाह को मिल गया था। साईं, मैं तो रास्ते पर जा रही थी, मैंने नहीं देखा कि आपकी गाड़ी आ रही है। लड़की ने नसें झुकाकर कांपती आवाज के साथ कहा तो सनावर को मजीद गुस्सा आ गया। भनक भंग पी रखी है क्या तुमने? मुझे नहीं पता कि गांव की औरतें भी नशा करने लगी हैं। हटो मेरे रास्ते से, वरना गाड़ी से कुचल दूंगा। वो गुस्से में आकर कह रहा था, और वो इसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर हैरान हो रही थी कि शहर का पढ़ा लिखा लड़का ऐसी बातें भी कर सकता है। वो तो समझती थी कि जो शहर चला जाता है इससे शऊर तमीज आ जाता है, और इससे भी शऊर तमीज आ गया था। लेकिन इस वक्त वो बेइंतहा गुस्से में था।
इसलिए ही ऐसी बातें कर रहा है। वो फौरन एक तरफ होने लगी तो सनावर इससे देखने लगा। पाँव में पहनी हुई चप्पल टूटने के करीब थी और सर पर इतना ज्यादा वजन उठाए वो हसीना अब आगे चलती जा रही थी। वो भी अपनी लैंड क्रूजर में बैठा था। वो सोच रहा था कि गांव में भी इतनी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। अगले लम्हे इसने अपने ख्यालात को झटक दिया। न जाने कौन थी और क्यों मरने का शौक लेकर आ रही थी। वो खुद कलामी कर रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कौन है। और फिर वो गाड़ी भगा ले गया और आखिरकार हवेली पहुंच गया। हवेली में जाते साथ इसने सकीना बुआ के नाम की आवाजें लगाना शुरू कर दी। वो ड्राइंग रूम में बैठ चुका था। मुलाजमा सकीना बुआ को ढूंढ रही थी। जब से इनके बेटे की मौत हुई थी वो कहीं कोनों खुदरों में रोती हुई मिलती थी। और आखिरकार 5-10 मिनट बाद सकीना बुआ को ढूंढ लिया गया। जी छोटे साईं, आपने मुझे बुलाया। वो नजर झुकाए हाथ बांधे इस बच्चे के सामने खड़ी थी जिसे इसने इसकी माँ के बगैर पाल पोस कर जवान किया था, लेकिन कभी भी इसे अपना बेटा नहीं माना था। हमेशा खुद को इसकी मुलाजमा और दासी ही माना था। वो इन्हें अपनी माँ समझता था, इसलिए इन्हें अपने साथ बैठने का कह दिया तो सकीना बुआ घबरा गई। नहीं छोटे साईं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बड़े साईं को अच्छा नहीं लगता कि मैं ऊपर बैठूं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। ये कहते साथ ही वो सनावर के कदमों में बैठ गई तो सनावर की आंखें नम हो गईं। जब से इसने होश संभाला था तो सकीना बुआ को ही अपनी माँ समझा था और आज इसकी माँ इसके कदमों में बैठी थी। और ये सनावर शाह को मंजूर नहीं था। इसका जहन बिल्कुल भी गांव के लोगों की तरह दकियानूसी और पसमानदा नहीं था। लेकिन क्या करता, ये मामला ही ऐसा हो गया था, इसलिए वो कत्ल के बदले कत्ल ही चाहता था। वो एक हफ्ता पहले तो अमेरिका से वापस आया था और अभी तक इसने अब्दुल्ला के साथ सही तरीके से बातचीत भी नहीं की थी। वो पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त से मिला था और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिनों के लिए। और अब अब्दुल्ला सबको छोड़कर चला गया था। वो जल्दी से नीचे उतरा और सकीना बुआ को दोनों हाथों से पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठा दिया। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी नसें झुकाए बैठी थी। बुआ, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि जब बाबा आपसे पूछेंगे कि आपका क्या फैसला है तो आपने क्या जवाब देना है। सकीना बुआ बेचारी हैरान नजरों से छोटे शाह को देख रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, मगर वो जुबान से कुछ नहीं बोली थी। और आखिरकार सनावर ने सकीना बुआ को सारी बात समझा दी और वो समझ भी गई। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आखिरी वक्त में इनका फैसला बदल जाएगा। 2-2.5 घंटे बाद सभी लोग डेरे से वापस आ गए तो एक मर्तबा फिर से सकीना बुआ को अदालत में खड़ा किया गया। इस बार मूसा शाह ने सकीना को बुलाया था। सकीना माई, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। तुम्हारा बेटा कत्ल हुआ है, मैं इसके कातिल को ऐसे तो नहीं बख्शूंगा, लेकिन अब फैसला तुम पर है। तुम वनी चाहती हो या फिर इस लड़के का कत्ल। जैसे मूसा शाह ने कहा तो ड्राइंग रूम में हर तरफ सन्नाटा छा गया। हवेली के सभी लोग वहीं पर बैठे थे और अब सबको सकीना बुआ के जवाब का इंतजार था। कोई भी नहीं जानता था कि मूसा शाह इससे पहले अकेले में बात कर चुके हैं। बड़े साईं, मैं वनी चाहती हूँ, मैं कत्ल नहीं चाहती। मेरा बेटा कत्ल हो गया है। मैं माँ हूँ, मैं इसकी माँ का दर्द समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी और का बेटा कत्ल हो, क्योंकि बेटे तो सभी के साझे होते हैं। सकीना बुआ के मुंह से सारी बात सुनकर सनावर हक्का बक्का बैठा था। कुछ देर पहले ही इसने सकीना बुआ को समझाया था कि आपने कत्ल के बदले कत्ल मांगना है, और अब वो बिल्कुल ही उल्टा बोल रही थी। 1 मिनट के लिए तो सनावर को ऐसे लगा कि शायद वो इसकी बात समझी नहीं थी, मगर वो गलत समझ रहा था। वो इसकी बात समझ गई थी, लेकिन मानी इसके बाप की बात थी और इस मामले के पीछे एक लंबा राज था जो सकीना बुआ को भी मालूम नहीं था। बड़े शाह ने इसे सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि तुमने वनी तलब करनी है और किसी के लिए ये भी इन्होंने समझा दिया था, लेकिन अभी तक वो ये बोल नहीं पाई थी। सकीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वनी का क्या करोगी? तुम खुद गरीब हो, खुद हवेली में रहती हो, इस लड़की को कहां से खिलाओ पिलाओगी? जब तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं तो तुम लड़की का क्या करोगी? मूसा शाह प्लान के तहत बात कर रहे थे। सकीना नजरें झुकाए इनके सामने खड़ी थी। साईं, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। जैसे सकीना ने कहा तो सब लोग और भी ज्यादा पुरतजस्सुस हो गए कि आखिर सकीना माई क्या कहना चाहती है। बोलो सकीना, ज्यादा पहेलियां मत बुझवाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फैसला आज कल में ही करना है, परसों तो दोबारा से जड़गा लगना है। मूसा शाह इसे जल्दी जवाब देने का कह रहे थे और इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हवेली के सभी बाशिंदों के सामने इतनी बड़ी बात कहना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इससे बड़े शाह का हौसला था कि इसलिए वो ये हिम्मत कर रही थी। बड़े साईं, मैं छोटे साईं को अपना बेटा समझती हूँ। बीबी जी के जाने के बाद मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला था। मैं चाहती हूँ कि आज छोटे साईं मेरे बेटे होने का फर्ज अदा करें। मैं इन्हीं के लिए कुल्लू की बेटी को वनी बनाकर लाना चाहती हूँ। सकीना ने झुकी झुकी नजरों और कांपती हुई आवाज के साथ कहा तो हर कोई इतना हैरान हुआ
کہ کسی کو یقین ہی نہیں آیا کہ سکینہ ایسی بات بھی کر سکتی ہے۔ دوسری طرف سناور بالکل حیران بیٹھا تھا۔ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ اس کے باپ کی چال ہے، مگر وہ اتنا حیران اور پریشان بیٹھا تھا کہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن زبان سے انکار نہ پکڑ پایا کیونکہ وہ اس کی ماں کے برابر تھی اور اب اپنے دودھ کا قرض مانگ رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، میں کلو کی بیٹی کو ونی بنا کر لاؤں گا اور اپنی ماں کی بات کو پورا کروں گا۔ سناور شاہ کے فیصلے پر اس کے دونوں چچا اور چچیاں منہ میں انگلیاں دبائے رہ گئے۔ بھائی صاحب، آپ یہ ٹھیک نہیں کرے، ہم ایک کمی کمین کی بیٹی کو حویلی کی بہو نہیں بنا سکتے۔ عیسیٰ شاہ بڑے بھائی کے سامنے زبان چلا رہے تھے۔ بس کر دو عیسیٰ، جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ آج سکینہ مائی نے اپنے دودھ کا قرض مانگا ہے، میرا بیٹا اتنا بھی بے شرم نہیں کہ ماں کے دودھ کا قرض نہ چکا سکے۔ سکینہ مائی بالکل حیران بیٹھی تھی کہ آخر بڑے سرکار کو ہو کیا گیا، وہ کیوں ایک کمی کمین کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک بڑا معاملہ ہے جو بیٹے اور باپ میں چل رہا تھا، جو اب سکینہ مائی کے بیٹے کے قتل کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، صرف اور صرف سکینہ مائی اور موسیٰ شاہ باقی رہ گئے تھے۔ سائیں، آپ سے ایک اور بات پوچھوں؟ سکینہ مائی نے زبان کھولی تو موسیٰ شاہ نے اسے پہلے خاموش کروا دیا۔ سکینہ، ہمارے درمیان جو بات ہوئی تھی سمجھو کہ ہوئی نہیں ہے۔ میں دوبارہ تمہارے منہ سے وہ بات نہ سنوں اور نہ ہی کبھی تم مجھ سے اس بات کا ذکر کرو گی۔ سکینہ مائی کے بولنے سے پہلے موسیٰ شاہ نے اس کی زبان بند کر دی تھی، اس لیے ہی وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت بے انتہا غصے میں بیٹھے ہیں۔ وہ اور تو کچھ نہیں جانتی تھی، بس اس کے پاس ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے ہی اسے یہ سب کہنے کا کہا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کے سامنے بھی زبان نہیں کھول سکتی۔ بس وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے یہ سب کیوں کیا، لیکن پوچھ ہی نہیں پا رہی تھی اور اب اپنے کام پر لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی رات کا کھانا کھایا گیا اور ایک مرتبہ پھر سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، مگر کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ فروا بیگم کے چہرے پر بھی تو بے انتہا غصہ تھا۔ وہ اپنی بھانجی کو دیور کی بیٹی سے بیانا چاہتی تھی، مگر اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو ایک نہ ایک دن اس گھر سے نکال دیں گی اور پھر اپنی مرضی کریں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کر پائیں گی۔ خدا نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ سناور شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ 2 سال پہلے کا واقعہ اس کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی جائے اور سکینہ مائی سے معذرت کر لے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کرتا؟ دوست کا بدلہ بھی لینا تھا اور دودھ کا قرض بھی چکانا تھا۔ اسے وہ ایک مرتبہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے نیند نہ آئی۔ آخرکار صبح بھی ہو گئی۔ صبح کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی تھی، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر نیچے پہنچ گیا۔ حویلی میں خواتین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مرد حضرات ڈیرے پر چلے گئے تھے۔ ویسے تو جرگہ آج نہیں بلکہ کل ہونا تھا، لیکن آج ہی سارے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے، بس اگلے دن فیصلہ سنایا جانا تھا۔ کلو کے گھر میں تو ہر طرف خوشی کا ساما تھا کہ اس کے بیٹے کی جان بھی بچنے والی تھی، اور دوسری طرف اس کی بیٹی کا نصیب بھی اتنا اچھا ہونے والا تھا کہ وہ حویلی کی بہو بننے والی تھی۔ لوگ اس پر رش کر رہے تھے، لیکن وہ 16 سالہ ایشل کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس انسان کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اور وہ بھی اتنے زیادہ غصے میں۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی کے سبھی لوگ ہی گھمنڈی اور نک چڑے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو یوں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی بھائی کی جان بچانے کے لیے۔ اسے کڑوا گھونٹ پینا پڑا اور آخرکار کل کا دن بھی آ گیا۔ پورا گاؤں سورج کی روشنی میں بیٹھا فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو ہر کسی کو یقین آ گیا۔ پہلے سب سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف افواہ ہے، لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد کلو کے گھر حویلی سے بارات جانی تھی۔ وہ بھی پوری دھوم دھام کے ساتھ۔ یہ بات سناور کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن موسیٰ شاہ کا یہی فیصلہ تھا۔ وہ اپنے دل کے ارمان اس طرح سے نکالنا چاہ رہے تھے جو وہ پہلے نہیں کر پائے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 سال انتظار بھی کیا تھا، اور اب بھی کوئی خاطر خواہ جواب بیٹی کی طرف سے نہیں ملا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ حویلی میں بھی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ دونوں دیورانیوں کو حیرانی تھی کہ آخر ان کے دیور کو ہو کیا گیا ہے، ونی میں آنے والی لڑکی کے لیے کیوں اتنی زیادہ تیاریاں کروا رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان آخر ایسی کون سی بات ہوئی کہ موسیٰ شاہ کو یہ سب کرنا پڑ گیا۔ 2 دن گزرتے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور آج وہ دن تھا جب اس معصوم سی 16 سالہ ایشل نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ نکاح کلو کے گھر پر ہوا تھا، اور اب ایشل ونی کی صورت میں سناور شاہ کی دلہن بن کر حویلی آ چکی تھی۔
वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सकीना माई ने ही इसे सनावर शाह के कमरे में बिठाया था। अभी दोपहर का वक्त था और वो डेरे से वापस नहीं आया था। निकाह के बाद वो सीधा डेरे पर चला गया था। वो ये सब कर तो चुका था, मगर अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर शाम तक वो डेरे पर ही बैठा रहा। फिर जब शाम को हवेली से मुलाजिम इसे बुलाने के लिए आया तो इससे जाना ही पड़ा। सब लोग खाना खा रहे थे। वो पहुंचा तो वो भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सभी लोग उठकर ड्राइंग रूम में पहुंच गए तो वो भी वहीं पर पहुंच गया। सब लोग हैरान बैठे थे कि आखिर वो अपनी दुल्हन के पास क्यों नहीं जा रहा, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे कोई बात कर पाते। और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब वो बाप बेटा ही बैठे थे और फिर बाप के कहने पर इसे वहां से उठना ही पड़ा। अभी वो सीढ़ियां ही चढ़ा था कि इसके कानों में सकीना माई की आवाज पड़ी तो फौरन से इसने पीछे देखा तो सकीना माई इसके बाप के पास पहुंची हुई थी। वो दोनों न जाने क्या बात कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरते हुए पिलर के पीछे पहुंच गया। इन दोनों ने ऐसे नहीं देखा था। सकीना, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हम दोनों के दरमियान जो बात हुई है वो तुमने किसी से भी नहीं करनी, चाहे सनावर तुमसे जितना भी पूछे कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। तुमने मेरा नाम नहीं लेना। तुम समझ गई हो ना, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मूसा शाह ने सकीना माई से कहा तो सनावर हक्का बक्का बाप की तरफ देखने लगा। वो 1 मिनट के अंदर ही समझ गया था कि ये सारी कारस्तानी इसके बाप की है। इससे कंट्रोल ना हुआ और वो फौरन वहां पर पहुंच गया और सकीना माई को वहां से जाने का कह दिया तो मूसा शाह हैरान हो गए। बेटा, मैंने तुमसे दुल्हन के पास जाने को कहा था, तुम दोबारा से क्यों वापस आ गए? वो आराम से बोल रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो सब कुछ सुन चुका है। बाबा साईं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या आपकी कोई दुश्मनी थी मुझसे? वो गुस्से में बात कर रहा था और वो भी पहली मर्तबा इसके एक जुमले ने मूसा शाह को भी ये समझा दिया कि वो सब कुछ सुन चुका है। बेटा, आराम से इधर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो इससे बैठने का कह रहे थे, मगर वो यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया था, बल्कि इनसे पूछने के लिए आया था। बाबा साईं, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, आपने क्यों किया ये सब? वो गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कह रहा था। मूसा शाह अपनी कुर्सी से उठे और हाथ पकड़कर इसे भी अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। बेटा, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। 2 साल पहले का वाकया मुझे नहीं भूला तो तुम्हें क्या खाक भूला होगा। बस इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में बेटे के सर पर सहरा सजा देख लो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बनी में आई है, अब तो तुम्हारी बीवी है। इस तरह तुम माजी की घुटन को भुला दोगे। वो इसे समझा रहे थे। सनावर शाह सब कुछ सुन रहा था, मगर बेइंतहा गुस्से में बैठा था। बाबा साईं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं मैं सोफिया के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ये बात कहते हुए इसकी आवाज भी कांपी थी। वो नहीं जानता था कि वो आज ही सोफिया के साथ बेवफाई कर लेगा। बेटे को समझाने के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे बहू के कमरे में भेजा। वो वहां पर आ चुका था। चेहरे पर घूंघट डाले 16 साल लड़की थर थर कांप रही थी। वो नहीं जानता था कि घूंघट के अंदर वही हसीना है जो घास का गट्ठा उठाकर इसकी गाड़ी के सामने आई थी। वो गया और इसका चेहरा देखने के लिए इसके चेहरे को घूंघट से आजाद किया और इसका पहला दीदार करने लगा। वो इसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था। वो 1 मिनट में ही पहचान गया था कि ये वही घास के गट्टे वाली लड़की है। 1 मिनट के लिए तो वो इसे देखता रह गया। वो इतनी ज्यादा हसीन लग रही थी। वो पहले से हसीन थी, लेकिन आज हवेली का रवायती जेवर और कपड़े पहनकर वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। कुछ देर तो इसे देखता रहा, लेकिन जैसे सोफिया की याद इसके जहन पर हमलावर हुई तो वो पीछे होकर बैठ गया और फौरन ही बेड से उतरकर बालकनी में आ गया। वो सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा था। सनावर, हम शादी कब करेंगे? अचानक से इसके कानों में सोफिया की आवाज गूंजी। वो साथ में अपनी मुस्कुराहट भी। जब मेरी जान कहेगी हम तब शादी करेंगे। अगर कहती हो तो अभी कर लें। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि आज इनकी मोहब्बत यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि अगले साल हम शादी कर लें, तब तक मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी, सोफिया कह रही थी। और 2 साल बाद सनावर शाह बालकनी में खड़ा सुन रहा था। अगर एक्सीडेंट में सोफिया की जान न गई होती तो आज तक इनकी शादी भी हो चुकी होती, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो चली गई थी और इसके जाने के बाद वो भी इस सब से दूर भागने के लिए अमेरिका चला गया था। और इसने अपने बाप से कहा था कि वो जिंदगी में कभी भी शादी वाला रिश्ता नहीं बनाएगा। इसी वजह से मूसा शाह ने ये तरीका आजमाया था। इसे हर चीज पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बार बार इस मासूम का चेहरा भी आंखों में लहरा रहा था। 1 मिनट के लिए इसे लगा कि वह आज अपना हक वसूल कर ही लेगा, क्योंकि जब सोफिया रही नहीं थी तो फिर क्या बेवफाई और क्या वफा। वो इसी वक्त सिगरेट को बालकनी में फेंकता हुआ कमरे के अंदर आ गया। वो अभी बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी और वो इसके बिल्कुल करीब आ गया
اور इसका हाथ पकड़ लिया। अरे मेरा बच्चा, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें जबरदस्ती मेरी बीवी बना दिया गया है, लेकिन मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ये कहते ही साथ ही से इसे मजीद करीब कर लिया तो वो मासूम थर थर कांपने लगी। इसकी धड़कनें तेज हो रही थी और इसके करीब जाकर सनावर शाह को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ अजीब महसूस कर रहा। वो भी इसके हाथों को खानदानी कंगों से आजाद कर रहा था। इसके बाद इसने इसके माथे पर झूलती हुई बिंदिया को भी हटा दिया और अब वो दुपट्टे के बगैर बिल्कुल इसके सामने बैठी थी। लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे। मेकअप भी चेहरे पर मौजूद था, मगर तमाम जेवरात उतार दिए गए थे। वो इससे जेवरात से आजाद कर चुका था। एक मिनट के लिए फिर से सोफिया की याद इसके जहन के पर्दे पर लहराई तो वो बेइंतहा गुस्से में आ गया। वो इस मासूम के जबड़ों को अपनी मजबूत हाथ से पकड़ लिया और फिर इसे घसीटता हुआ बेड से नीचे ले आया। वो नई नवेली दुल्हन भी हैरान थी कि आखिर इस इंसान को हो क्या गया है। कभी प्यार मोहब्बत से इसके जेवरात उतारता है तो कभी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके जहन में हजारों सवालात आ रहे थे, मगर किसी का भी जवाब इसके पास नहीं था। प्लीज, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मुझे मत मारना। वो जमीन पर बैठी इसके सामने हाथ जोड़े हुए थी और वो इसके सर पर खड़ा चला रहा था। माननी तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगी। तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम मेरी बात को टाल सको। मोहब्बत फिर से हवा हो गई, क्योंकि अभी तक मोहब्बत की जड़ें मजबूत नहीं हुई थी। सिर्फ एक दो बार दीदार से वो इसके दिल में थोड़ी बहुत जगह तो बनाने लगी थी, वो भी सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन एक मर्तबा फिर से सोफिया इस पर हावी हो गई थी और वो हर चीज भुलाकर इस पर फट पड़ा था। फिर वो भी इसके पास जमीन पर बैठ गया और हाथों से इसका चेहरा एक मर्तबा फिर से दबोचने लगा। आंखों से निकलते हुए आंसू गाल से होते हुए सनावर शाह के हाथ तक पहुंच गए थे, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। वो अभी इसके जबड़े को सख्ती से थामे बैठा था और फिर इसे अपनी बाहों में उठाकर दोबारा से बेड पर पटक दिया तो वो कठपुतली की तरह इसके सामने बैठी थी और वो जो भी चाहे इसके साथ कर सकता था। दिल ही दिल में वो अपने आप को दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। इसे एक ऐसा शख्स मिला था जो ज़हनी तौर पर बीमार था और वो भी यही सोच रही थी कि कोई ज़हनी तौर पर सेहतमंद इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसका मूड तो पल में तोला और पल में माशा हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो किन हालात से गुजर आए। वो इसके निकाह में थी, वो इस पर पूरा हक रखता था। वो जानता था कि वो आज ही अपना हक वसूल कर लेगा। न जाने वो किसको अजियत देना चाह रहा था। इस सब से वो सबसे ज्यादा अजियत खुद को ही दे रहा था। और फिर इसने इस मासूम से अपना हक वसूल कर लिया और सारी रात इससे तड़पाता रहा। और फिर यूं ही सुबह भी हो गई। वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी थी कि सनावर की आंख खुल गई। इसने इसके ऊपर से कंबल हटाया तो हर तरफ इसकी कांच की चूड़ियां टूटी हुई थी जो सनावर ने इन्हें उतारी थी, और अब वह चूड़ियां बेड पर बिखरी हुई थी। वो ईशल के बेदाग चेहरे को तकने लगा था। ईशल की आंख खुली तो वो बेड पर इसके करीब ही लेटी हुई थी। इसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। ईशल का सारा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। दिल चाह रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो जानती थी इसका निकाह कोई आम निकाह नहीं है। वो बनी करके लाई गई है और वो यहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब इसे यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वो बेड से उठने लगी तो इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे बेड पर पटक दिया। वो नहीं जानती थी कि वो जाग रहा है। इसे बेड से उतरता हुआ देखकर न जाने क्यों इसका हाथ आगे बढ़ गया था। साईं छोड़े मुझे, मैं ना नहाने के लिए जाना है। इसने कांपती हुई आवाज के साथ अपनी फरियाद इसके सामने रखी तो न जाने क्यों सनावर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मासूम एक मर्तबा फिर से इसके दिल पर कब्जा करने लगी थी। सनावर शाह को खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो चाहता क्या है। तो मेरी इजाजत के बगैर इस बेड से उठ नहीं सकती, समझे तुम, वरना मैं तुम्हारा रात से भी बुरा हशर करूंगा। सनावर शाह ने मायनी खेज अंदाज में कहा तो ईशल की आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो रात वाला हाल दोबारा नहीं चाहती थी, इसलिए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। वो आंखें मूंदे हुए बेड के साथ टेक लगाए हुए इससे खौफ महसूस हो रहा था। वो इस शहजादी के चेहरे पर नजर नहीं डाल सकती थी, मगर सनावर इसे ही देख रहा था। सुरमई आंखें अब बंद थी, खुले बाल उलझे हुए थे, कुछ आगे को थे तो कुछ पीछे को। और फिर जब वो उसे देखकर थक गया तो वहां से उठकर चला गया और 15 मिनट के अंदर ही बाथरूम से नहा धोकर वापस आ गया और अब भी वहीं पर बैठी थी और इससे बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। तो वो सर पकड़कर बैठ गई। इसने कहा था कि वो इस बेड की इजाजत के बगैर नहीं उतर सकती। और जब वो दोपहर को वापस आया तो तब भी वो बेड की इसी साइड पर बैठी थी जहां पर वो इसे बैठाकर गया था। इसे देखकर न जाने अब भी क्यों वो मुस्कुराने लगा था। इसने दरवाजा बंद कर दिया था। अरे पागल, तुम अब तक यहीं पर बैठी हो, नहाई नहीं और ना ही कपड़े चेंज किए। वो कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला तो वो आंखें उठाकर इसकी तरफ देखने लगी।
साईं, आपने तो कहा था कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं हिलना। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसने कोयल जैसी मीठी आवाज के साथ कहा तो सनावर के कानों में इसकी आवाज रस घोलने लगी। जाओ और चेंज कर लो, इसने बिना इसकी तरफ देखे हुए कहा था। इसे महसूस हो रहा था कि इसने कुछ ज्यादा ही अजियत दे दी और फिर वो वहां से उठकर चली गई। और जब नहाकर मेहरून कलर का शलवार कमीज पहनकर गीले बालों के साथ बाहर आई तो मोबाइल फेंक कर सोफे से उठ खड़ा हुआ और की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। वो इससे कहना चाहती थी कि हट जाए, लेकिन जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। वो इसकी गर्दन पर हाथ रख के इसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऊपर नहीं देख रही थी। सनावर को इसके दिल की हालत महसूस हो रही थी। इसकी धड़कन इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी और ईशल भी इसकी धड़कनों से नावाकिफ नहीं थी। वो तो हैरान खड़ी थी कि आखिर इस पत्थर दिल का भी दिल धड़कता है। इससे एक लम्हे ने सनावर को यह समझा दिया था कि वो अब अपने आप को मजीद अजियत नहीं देगा। जब सोफिया रही नहीं तो वो किसके लिए मातम मना रहा है? जो होना था हो चुका था। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ ईशल की खूबसूरती की वजह से हुआ था। वो इसे चाहने लगा था। इसके साथ एक रात गुजारने के बाद वो इतना तो समझ गया था कि वो इससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने से सनावर ने खुद ही कंघा उठाया और इसके लंबे गीले बालों में कंघा करने लगा। वो हक्का बक्का खड़ी थी। इसे लग रहा था कि अभी वो इसके बाल नोच लेगा। वो ऐसे ही तो करता था। मोहब्बत के दौरान न जाने कब इस पर नफरत का हमला हो जाता था। कुछ खबर नहीं लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। बालों में कंघा हो चुका था। वो अब ड्रायर उठाकर इसके बाल खुश करने लगा था। ये सारा कुछ ईशल की जिंदगी में पहली मर्तबा हो रहा था। वो तो इसे पहली नजर में पसंद कर बैठी थी। जिस दिन वो गाड़ी से उतरकर इसे डांटने लगा था, लेकिन इस दिन इसने सोचा भी नहीं था कि कभी वो इसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी, और आज वो शामिल हो चुकी थी। बाल खुश करने के बाद इसने अपनी जेब से वो चेन निकाली जो सोफिया के जाने के बाद वो हमेशा अपनी जेब में रखता था। अब वो चेन ईशल की गर्दन की जीनत बन चुकी थी। वो इसका हाथ पकड़कर इसे बेड के किनारे पर बिठा चुका था और खुद इसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर इसकी आंखों में देख रहा था। सनावर को ईशल के चेहरे पर ढेरों सवाल नजर आ रहे थे। क्या वो ईशल, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? इसने आराम से कहा तो वो नसें झुका गई और नफी में सर हिलाने लगी। तो इसने इसकी ठोड़ी को ऊपर किया तो वो एक मर्तबा फिर से ऊपर देखने लगी थी। बताओ मुझे क्या बात है? वरना वो वरना ऐसे कह बैठा था। वो बेचारी डर गई थी और इसके चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा था। डरो नहीं, बताओ क्या बात है? सनावर ने एक मर्तबा फिर से कहा तो वो भी बोलने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो मोहब्बत भरे लहजे में बात कर रहा था। साईं, मुझे आपकी समझ नहीं आती, वो बस इतना ही कह पाई थी और अब खुद ही खुद पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर इसने जुबान खोली क्यों। इसकी बात पर सनावर कहका लगा कर रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तुम्हें मेरी समझ नहीं आती? क्या मैं कोई पहेली हूं? वो पेट पर हाथ रखकर हंसता जा रहा था। इससे 12 बरस छोटी बीवी इसकी आंखों के सामने चेहरे पर मासूमियत सजाए ये सवाल कर बैठी थी और वो हंसता जा रहा था। इसने इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की आज तक नहीं देखी थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराने लगी थी और फिर अगले लम्हे इसने सारी कहानी बता दी। इसने ये कहा था कि कहीं आप कैसे बर्ताव करते हैं और कभी गुस्से में आ जाते हैं। इसकी बात सुनकर वो सीरियस हो गया था। वो इतनी जल्दी इससे अपने ऐसे मामलात नहीं बताना चाहता था। स्टेज से लेकर बाहर पहुंच गया तो इसके दोनों चिट्ठियों को आग लग गई। वो यही चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में आगे न बढ़े, लेकिन वो आगे बढ़ गया था। इन्होंने सब घर वालों के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया था और फिर वो इसे लेकर गाड़ी में शहर की तरफ रवाना हो गया था। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज शहर से करना चाहती थी। गांव में रहकर इसे ज्यादा सुकून नहीं मिल रहा था। इसे माजी ज्यादा याद आता था। वो शहर वाले घर पहुंच चुका था। वो किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो कॉफी बनाने का सामान इसे देकर गया था और अब वो न जाने कहाँ चला गया था। 5 मिनट के बाद जब वो आया तो बिल्कुल वैसे की वैसी खड़ी थी। बस एक कप में कॉफी पाउडर डला हुआ था। ये क्या, तुमने अभी तक कॉफी नहीं बनाई? वो अचानक से आया तो वो घबरा गई। मुझे कॉफी बनाना नहीं आती। वो अब भी इससे डर रही थी। अब भी समझ नहीं आती थी कि आखिर वो कैसा इंसान है। इसकी मासूमियत पर वो मर मिटा था। मैं तुम्हें कॉफी बनाना सिखाता हूँ। इसने इससे कमर पर से पकड़कर स्लेब पर बिठा दिया और खुद इसके पास पहुंच गया। सनावर ने इसके घुटने पर अपने बाजू रखे हुए थे और साथ में कॉफी बनाता भी सिखा रहा था। ईशल को ऐसे लग रहा था कि वो एक अच्छा इंसान है। शायद कोई इससे दुख है जो इसे हर वक्त अच्छाई नहीं करने देते। कॉफी बनाने के बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठे थे। ईशल कॉफी नहीं पी रही थी। इसने एक घूंट पिया था। इसे कॉफी बहुत कड़वी लग रही थी और इसने इस बात का जिक्र
सनावर से भी किया था और वो हंसता जा रहा था। वो 2 साल बाद खुलकर हंस रहा था। आखिरकार वो खाना खाकर बेडरूम में पहुंच गए। वो अपनी तरफ का लैंप ऑफ करके सोने लगी तो इसने इसकी तरफ वाला लैंप ऑन किया और इसे अपने करीब कर दिया। बेगम साहिबा, आपने मुझसे इजाजत ली है सोने की। आप जानती हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आपने मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना। इस बार इसने बात तो वही की थी, लेकिन लहजे में नरमी और प्यार छुपा था। वो भी मुस्कुराते हुए खुद को इसके करीब कर गई। अब ईशल का सर सनावर के बाजू पर था और वो इसे अपनी मासी की तलखियों के बारे में बता रहा था कि किस वजह से वो कभी कभी सख्त हो जाता है। इसकी कहानी सुनकर ईशल को भी लगा कि वाकई में वो क्यों हर वक्त इतना गुस्सा कर जाता है। साई, मैं सोफिया तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको खुश रखूं। जब ईशल ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा तो वो हैरान रह गया कि इतनी मासूम लड़की इतनी बड़ी जसारत कैसे कर सकती है। वो दोनों अब एक दूसरे में खो गए थे। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। इन्हें अब शहर में रहते हुए तकरीबन 15 से 18 दिन हो चुके थे। इनकी जिंदगी दिन ब दिन खुशगवार होती जा रही थी। ईशल, प्लीज तुमने यही साड़ी पहनी है। मुझे नहीं पता तुम्हें पहनने का तरीका आता है या नहीं। वो ब्लैक कलर की साड़ी इसके लिए लाया था और आज इसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन वो साड़ी नहीं पहन रही थी। इसे तरीका ही नहीं आता था। और फिर इसने अपने हाथों से इससे साड़ी पहनाई। अब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। वो भी इसकी मदद करवा रहा था क्योंकि इसे मेकअप करना नहीं आता था। और फिर जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुई तो वो इसे देखकर हैरान रह गया और आंखों ही आंखों में इसकी नजर उतारने लगा और काला टीका भी इसके कान के पीछे लगा दिया। साईं, आपसे एक बात करूं? आप तो बिल्कुल गांव की औरतों की तरह। ये नजर वजर कुछ नहीं होती। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो वह इसके कंधे पर अपने लब टिका गया तो वो झीम कर रह गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत को किसी की नजर लगे। और किसने तुमसे कह दिया कि नजर नहीं लगती? नजर लग जाती और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। वो बोला तो इसकी आवाज में नमी थी। ईशल भी समझ गई कि वो किस तरह की बात कर रहा है। वो सोफिया को खो चुका था, अब इसे नहीं खोना चाहता था। इससे इसका हाथ थामा, इसे सोफे पर बिठा दिया और खुद भी इसके पास बैठ गया। ईशल ने इसके कंधे पर सर रखा हुआ था और इसके चेहरे को अपने हाथ से बड़े प्यार से सहला रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो भी तैयार हो गया और वो हाथों में हाथ डालकर लैंड क्रूजर में बैठकर घर से बाहर निकल आए। सनावर का एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ इसने ईशल के घुटने पर रखा हुआ था। ईशल का सर भी इसके कंधे पर था। हर तरफ अंधेरा था। दावत रात में थी। अब इनकी मंजिल को आने में 15-20 मिनट का वक्त लगना था और वे वक्त बिल्कुल तन्हा एक दूसरे के साथ गुजारने वाले थे। और बेशक इनकी तन्हाई में मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं होता था। मोहब्बत इनके दरमियान आ चुकी थी और जब दरमियान में मोहब्बत आ जाए तो फिर कुछ भी आने की